कि आपने एक टॉप बताया या बिल्कुल आपने बॉटम के अंदर जो है एक तरह से बताया, तो कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी सच में है जहां पे हम लोग कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां मार्केट का टॉप प्रोबेबिलिटी बन सकता है, प्रोबेबली हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ बन सकता है या यहां से एक बॉटम बन सकता है कि फार्मा में बुल मार्केट आने वाली है, ये प्रेडिक्शन आप कर सकते थे 6 महीने पहले तक। तो सर जब कोविड आया था अभी जो जिस सिचुएशन में हम लोग आए थे, या गोल्ड और सिल्वर में इतना बड़ा मूव आया, क्रूड में इतना बड़ा मूव आया, तो क्या ये पकड़ा जा सकता था? मनी रोटेट करता है सेक्टर ए से सेक्टर बी में। ये सबसे बड़ा एक आपका गेम है, अगर आप इसको क्रैक कर पा रहे हैं ओके, उससे अच्छा एडवांटेज आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। स्टॉक मैटर नहीं करता, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हर जगह पे सब बोले कि सिल्वर लगने वाला, सिल्वर की दाम बहुत ही ऊपर चले जाएंगे। ये चार्ट में तो बिल्कुल ही पहले बता दिया था कि सिल्वर अब नीचे जाएगा, और मतलब कहीं ना कहीं अब सिल्वर का टाइम खत्म हो रहा है एक तरह से, और निफ्टी का टाइम शुरू होने वाला है। हम यही बोल सकते हैं टाइम शुरू होने वाला है। ये जो रेशियो एनालिसिस है ना, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं। हम जैसे रिटेल लोग, छोटे लोग, हम ये काम नहीं करते। और पर आप सोचे देखेंगे तो काम में कोई डिफिकल्ट नहीं। तो सर आपने एक बहुत बड़ी मिस्ट्री एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश की है। अब देखो हम कोविड के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन चार्ट में सब कुछ दिख रहा है। जी, चार्ट बोल रहा है, चार्ट चीख रहा है, मैं तो बोलूंगा, जहां पे साफ दिख रहा है कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है। आपको आखिर में 100 सेटअप की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सेटअप काफी है। इस सीरीज को आज कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्ट 2 लेके आए हैं मोहक जी के साथ में। पार्ट 2 सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ मोहित जी को। वेलकम मोहित जी, कैसे हो आप? थैंक यू गुरदीप जी। मैं मोहक एलानी और मैं बहुत अच्छा हूँ। ओके, तो सर आपकी जर्नी कैसी थी, कैसे आप इस फील्ड से इंट्रोड्यूस हुए, कैसे आपने यहाँ पर सोचा कि मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर ही करियर बनाना है, सीबी रजिस्ट्रेशन लेना, एमबीए करना, वो कैसे आपकी फील्ड यहाँ पे चुनी थी आप? सो गुरदीप जी, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरा अभी काम फुल टाइम लोगों को एडवाइस करना है कि आप क्या बाय करें, क्या सेल करें, मार्केट में कैसे अपने आप को पोजीशन करें। ये ज्वाइन करने से पहले मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम किया 8 साल, और आईटी कंसल्टिंग में बैंगलोर में। उसके पहले मैंने बीटेक किया है आईआईटी बॉम्बे से, और एमबीए किया था एफएमएस न्यू दिल्ली से। सो भगवान के दया से मैंने अच्छा पढ़ाई किया है। और उसके बाद से मैंने रियलाइज किया कि सारा जो हम एनालिटिक्स करते थे अपने जॉब में, काफी हद तक चार्ट्स यूज करके हम फोरकास्ट कर सकते हैं मार्केट क्या करेगी। ओके, तो पैशन मेरा शुरू से था फाइनेंस में। कोविड के बाद जब फाइनेंशियलाइजेशन हुआ, हम भी मार्केट में आए और हमने रियलाइज किया कि हम फोरकास्ट कर पा रहे हैं। सबसे अच्छा मेरा डिसीजन रहा सितंबर 2024 में, जब मार्केट का टॉप बना था। उसके सिर्फ 20-25 दिन पहले हमने पूरा पोर्टफोलियो खाली किया था। उसके बाद भी जब बॉटम्स आए, टॉप्स आए, मैंने अपने फ्रेंड्स को और अपने आप को प्रोटेक्ट करवा रहा। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना सेबी का लाइसेंस लिया जाए और ये फुल टाइम किया जाए। तो मोगी, आप जैसे बोला कि आपने एक टॉप बताया या बिल्कुल आपने बॉटम के अंदर जो है एक तरह से बताया, तो कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी सच में है जहां पे हम लोग कुछ इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां मार्केट का टॉप प्रोबेबिलिटी बन सकता है, प्रोबेबली हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ बन सकता है, या यहाँ से एक बॉटम बन सकता है। उसके पीछे कुछ सच में एक सेटअप बन सकता है, कुछ सेटअप है जो आपको बता सकते हो, आज हमारे साथ इंट्रोड्यूस करोगे उस सेटअप को आप प्लीज? जी बिल्कुल, 100%। कई टेक्निक्स होती हैं मार्केट में टॉप और बॉटम बताने की, और अब आप जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे। तो आप जैसे पहले बोले थे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में हमें नहीं जाना है। हम आज बात करेंगे रेशियो चार्ट्स की। रेशियो चार्ट्स मतलब होता है कि जैसे हम निफ्टी को मेजर करते हैं रुपए में, ये निफ्टी 24,000 रुपए का है। हम क्यों उसको रुपए में मेजर कर रहे हैं? हम क्यों ना उसको सोने में मेजर करें कि 1 ग्राम गोल्ड में कितना निफ्टी मिलेगा, ओके, 1 ग्राम चांदी में कितना निफ्टी मिलेगा। अच्छा, तो आप एक ऐसा चार्ट बनाइए, निफ्टी डिवाइडेड बाय गोल्ड। ओके, सिंपल मतलब, वो सोचने में सिंपल है और चार्ट बनने में आएगा, मगर लॉजिकली सेंस नहीं बनता कि हम गोल्ड देके निफ्टी तो लेते नहीं है। मगर आपको यदि चार्टिंग थोड़ी सी आती है, टेक्निकल समझ में आते हैं, और अगर आप वो चार्ट को एनालाइज कर पाए, लेट्स से आप सोच रहे हैं कि वो चार्ट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप उस वक्त डिसीजन लेंगे कि यहाँ मैं अपना गोल्ड बेच के निफ्टी ले लूं। क्योंकि जब निफ्टी डिवाइड बाय गोल्ड ऊपर जाता है तो निफ्टी गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है जी। तो आप इस टेक्निक से अपने मल्टीपल एसेट्स अपने पास अवेलेबल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, डेट फंड्स होते हैं, लीड्स होते हैं, इक्विटी होती है, इक्विटी में अलग अलग देश होते हैं, आपके पास पूरे ऑप्शंस हैं दुनिया में अवेलेबल। उनमें से क्या लेना चाहेंगे आप, ये रेशियो एनालिसिस से बहुत अच्छे से फोरकास्ट कर पाते हैं। और यही रीजन है कि हम टॉप्स और बॉटम्स प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और इतना ही नहीं, हम सेक्टोरल शिफ्ट्स भी मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि आने वाला समय में पीएसयू बैंक अच्छा करेंगे या प्राइवेट बैंक। बड़ा सिंपल सा काम है, आप पीएसयू बैंक का इंडेक्स लीजिए, उसको डिवाइड करिए निफ्टी से। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपने एक सेक्टर को निफ्टी 50 से डिवाइड कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि वो चार्ट यहाँ से ऊपर जाएगा तो पीएसयू बैंक और परफॉर्म करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सिंपली अपने पोर्टफोलियो में पीएसयू बैंक का एक ईटीएफ ले। ओके, इसमें हम स्टॉक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक में बड़ी रिस्क होती है, कल को रिजल्ट खराब आ गए, मैनेजमेंट इश्यूज हो गए, कोर्ट केस हो गए। मेरा स्ट्रैटेजी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ यही रहता है कि हम सिर्फ ईटीएफ में काम करते हैं।
फिर ETF में डाइवर्सिफिकेशन होती है, मगर हम सेक्टोरल ETF में काम करते हैं। जैसे हमने FMCG ETF लिया हुआ है, हम एक समय में उसको बेच देंगे, उसमें सब कंपनीज आती है, ब्रिटानिया, डाबर, HUL, IPC, कॉम्बिनेशन बहता है। एक टाइम आएगा जब लेट्स से FMCG में टॉप आउट हो जाएगा तो हम फार्मा में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारा वो क्या रहता है कि हम सारे सेक्टर्स को चेक करते हैं निफ्टी के अगेंस्ट। ओके हम रेशियो चार्ट बनाते हैं सेक्टोरल का, ओके और हमें अगर लगता है कि वो बुलिश है यहाँ से तो हम वो सेक्टर पे पोजीशंस बना लें, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। देखिए सब लोग अपनी अपनी टेक्निक्स यूज कर, कुछ EMA यूज कर रहे हैं, कोई एलिट वेव यूज, जैसे मैं एलिट वेव यूज कर रहा हूँ, मूविंग एवरेजेस जैसे बताया, RSI, MACD, मैटर नहीं करता आप क्या यूज कर रहे हैं, बस मैटर क्या करता है कि आप फोरकास्ट कर पा रहे हैं या नहीं चार्ट देख के, किसी भी टेक्निक से कीजिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप ये रेशियो को लीजिए, अपनी खुद की टेक्निक यूज करिए जो आपको आती है, और आप पोर्टफोलियो में सही टाइम पर सही सेक्टर में रहिए। तो सर मैंने यहाँ से आपकी 2 पॉइंट देखे, एक तो रेशियो चार्ट जो आप बता रहे हो कि रेशियो देखना है, दूसरा आपने बात करी ETF की, साथ में आपने एक चीज बोली कि स्टॉक्स में इंडिविजुअल जाना बहुत ही रिस्की होता है, और तीसरा आपने जो बोला आप ETF जो बोल रहे हो वो भी आप एक पर्टिकुलर सेक्टर की नहीं बोले, आप थीमेटिक जो है अलग अलग जैसे बोलते हैं इंडेक्सेस, आप ऐसे नहीं जा रहे कि हाँ सेक्टर पकड़ दें, तो वो चीज मुझे बहुत सही लग रही है। अब इसके अंदर हम एक फ्रेमवर्क बनाना चाहें कि कैसे कोई स्टार्ट करे, मतलब हम लोग अगर टॉप से बॉटम समझने की कोशिश करें कि हम लोग फर्स्ट थिंग क्या रखेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, तो कैसे आप एनालिसिस करते हो, उसके अंदर कैसे जाते हैं, वो चीज आपसे मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा। देखिए जो हम बिल्कुल शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, तो हम म्यूचुअल फंड के रास्ते से जाते हैं। हम पहले एक म्यूचुअल फंड लेंगे, दूसरा लेंगे, वो काम नहीं करेगा, परफॉर्मेंस देखेंगे, मूव करके रहेंगे। फिर हम सोचते हैं कि हमें तो नहीं आ रहा समझ में, हम क्यों ना फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ले लें जिसमें सारा खिचड़ी होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। कभी वो भी समझ नहीं आता है, 2 साल से मार्केट फ्लैट है, वो भी काम नहीं कर रहे, तो लोग कहते हैं मल्टी कैप ले लो, उसमें गोल्ड भी है, रेट भी है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में खिचड़ी बन जाती है। 15 म्यूचुअल फंड होते हैं, मिक्स होते हैं, एक स्टॉक रिलायंस नाम का स्टॉक हर म्यूचुअल फंड में होता है, तो एंड ऑफ द डे आप निफ्टी ही ओन कर रहे होते हैं। तो हमारा फिलॉसफी ये है कि हम ऐसा काम ना करें, हम पहले भी कहते हैं हमारे पास 100 रुपया है और हमें उसको इन्वेस्ट करना है, तो पहले हम एक स्टेप बैक लें, हम म्यूचुअल फंड के रास्ते से ना जाए, हम एक्टिवली खुद मैनेज करें, और हम सबसे पहले डिसाइड करें कि क्या हमें स्टॉक्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसे मौके होते हैं जब स्टॉक से बेटर परफॉर्म करता है गोल्ड, जैसा अभी पिछले 2 साल में हो सकता है आने वाले 2 महीने में वापस हो जाए। कई बार ऐसे मौके होते हैं जब स्टॉक मार्केट से परफॉर्म करती है फिक्स डिपॉजिट, नहीं फिक्स डिपॉजिट आपको 6-7% देती है, मार्केट के नेगेटिव भी दे देती है। तो आप पहले ही रेशियो बनाए अपने डिफरेंट एसेट क्लासेस का। ठीक है, फिर एसेट क्लासेस में चूज कर लिया, आपके पास 3-4 पिलर है। एक पिलर है प्रेशियस मेटल, सोना और चांदी। दूसरा पिलर है इक्विटी, इक्विटी में फिर अलग अलग डिवाइड होते हैं। तीसरा पिलर है डेट फंड्स, उसमें कॉर्पोरेट डेट होती है, अपनी प्राइवेट डेट होती है, और अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट पैक की जो होती है, सिंपली गवर्नमेंट डेट्स भी होती है ये। और चौथा ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसीज। ओके, पहले इन चारों में हम सोचें कि इनमें से क्या आउट परफॉर्म करना चाहिए हमारे होराइजन पर। जैसे हमारा होराइजन 1 साल है, और 1 साल में क्या आउट परफॉर्म करेगा पहले वो जज करेंगे। ओके, वो जज होने के बाद हम उसमें एक लेवल और नीचे जाए। जैसे हाइपोथेटिकली लेट्स से इन चारों में से हम कहते हैं आज इक्विटी अच्छी है। अब इक्विटी में हमारे पास दुनिया भर के ऑप्शंस हैं। यूएस को कहता है यूएस में इन्वेस्ट करो, और ना एक दोस्त कहेगा कि ट्रम्प ने ना ये वाला स्टॉक लिया इंटेल, उसमें बाय करो, ट्रम्प जो बाय कर रहा है वो जा रहा है। कोई कहेगा ताइवान भाग रहा है, ताइवान ले ले। कोई कहेगा ब्राजील में ना अभी शुगर महंगी हो गई है, तो शुगर ले लो, क्योंकि ब्राजील शुगर उगाता है। कोई कहता है यार निफ्टी बेस्ट है बिकॉज में टैक्स नहीं लगता है। तो जितने दोस्त होते हैं उसने सबके अपने अपने ओपिनियन रहते हैं। तो आप चूज करिए कि पहले तो हमने किस देश में जाना है। देखिए आज इंडिया में बैठे बैठे आपके पास सारे ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स हैं, या फिर आप यूएस का ब्रोकर खुल के कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप पहले कोशिश करिए फिगर आउट करने की कि हमें कौन सी कंट्री में जाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडिया को कंपेयर करेंगे अलग अलग देशों से। मैं आपको स्क्रीनशॉट पे भी दिखाना चाहूंगा कुछ चार्ट। पहले हम इंडिया को यूएस से कंपेयर करें, फिर ब्राजील से करें, रशिया से करें, इजराइल से करें, ताइवान से करें, हांगकांग से करें, चाइना से करें, और देखिए कि अगर इंडिया सबसे बेकार है तो हमें क्यों नहीं करना है। सही बात है, देशभक्ति एक साइड है, इन्वेस्टमेंट एक साइड है, ये नहीं। तो अगर मान लीजिए इंडिया अच्छा निकलता है इसमें से, अब हमारे पास और डेप्थ है, हमारे पास 15 इंडेक्स जो मैं NSE में दिया उनके सबके चार्ट्स अवेलेबल है ट्रेडिंग पे। फाइनेंस, ऑटो, FMCG, IT, अब तो सब कुछ है। इन सब की वॉच लिस्ट बना लीजिए अपने ट्रेडिंग व्यू में। वॉच लिस्ट कैसे बनेगी, एक लिस्ट बन जानी है, उसमें आप
आईटी निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 कौन थे, आपने एक चार्ट बना दिया, आपने लिस्ट बना ली 15 रेशियोज की, उसको हम महीने दे पर देखिए बस, आपको ज्यादा नहीं देखना, आपको होराइजन 1-1.5 साल है ना इस केस में, महीने 2 हफ्ते में पर देखिए, आप देखिए कि उसमें कब बुलिश इंडिकेटर बन रहा है। जैसे मैं यूज करता हूँ RSI, सब यूज नहीं करते, मेरा होता है कि RSI में जो डाइवर्जेंस बनती है यूजुअली रिवर्सल आता है, तो जब डाइवर्जेंस बनने लगती है RSI में जिस भी सेक्टर के रेशियो चार्ट में, हम उसका पे पोजीशन बना, और जब बेरिश डाइवर्जेंस बनने लगती है, नेगेटिव डाइवर्जेंस बनने लगती है, तो पोजीशन घाटा। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम निफ्टी को आउट परफॉर्म करें, जो रेशियो जो इंडेक्स निफ्टी से बीट कर रहा है हम उसमें रहें। यहाँ पे है ना, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हमारे पॉडकास्ट का थीम ही है ना, एक सेटअप ही काफी है, मतलब ये है। तो आपने जैसे अपनी मास्टरी करी रेशियो चार्ट्स पे, तो इसमें आपने कब से स्टार्टिंग करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कितना आपको टाइम हॉरिजन लगा? क्योंकि लोगों को ना ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको है ना कितना टाइम लगा था सेटअप बनाने में, क्योंकि आजकल आपको पता है जनरली कोई सेटअप बनाता है तो वो 2 दिन यूज करता है, 3 दिन यूज करता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर यूज करते हैं, फिर कुछ और पकड़ लेते हैं। आपको कितना टाइम लग गया था इसमें, मतलब इस रेशियो चार्ट्स को मास्टर करने में, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी इसमें? देखिए, मुझे आपको बताऊंगा, मुझे 5 साल से कम कर रहा है वाला रेशियो, ओके, और उसको रिफाइन करते गए। हमने शुरू किया था बड़े सिंपल गोल्ड टू सिल्वर से, कि गोल्ड और सिल्वर में बेटर कौन है, उसको भी रिफाइन करते करते आज इस लेवल पे है कि हम इतना कंपैरिजन करके बिल्कुल एक इंस्टीट्यूशन लेवल रिसर्च में अपने सब्सक्राइबर्स को दे पा रहा हूँ। अच्छा, तो टाइम बहुत लगता है। अब मैं आपको एडवांटेज भी बताता हूँ और प्रॉब्लम से कब। एडवांटेज जैसे मैंने आपको समझाई कि बहुत अच्छा आप सेक्टर एलोकेशन कर सकते हैं, सही समय पर सही जगह रहेंगे। आपको डिसएडवांटेज बताऊं तो आपको एंट्री एग्जिट नहीं मिलेगी इसमें। अच्छा, जैसे FMCG बाय निफ्टी, लेट्स से आज बुलिश स्टेप है, तो हमें FMCG का हमने मन में बायस बना दिया, FMCG को बाय करना है। मुझे बाय कब करना है, किस रेट पे करना है, कल करना है, अगले हफ्ते करना है, फिर महीने करना है, रेशियोज नहीं होता है। अच्छा, वो रेशियोज में क्या होता है, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रेशियो को कंपेयर कर रहे हो। अब इसमें आप सोचिए, लेट्स से एक बियर मार्केट आती है, लेट्स से, और मैं FMCG टू निफ्टी की रेशियो की बात कर रहा हूँ। निफ्टी मेरा गिर रहा है 10%, FMCG गिर रहा है मेरा 2%, ठीक है, तो वो रेशियो ऊपर जाएगा। आप सोचिए, अच्छा, क्योंकि न्यूमरेटर 2% से नीचे गया। अच्छा, जैसे मान लीजिए आप 50/100 का रेशियो होता है हाफ, आप 50 को 48 कर दीजिए, ओके, 100 को नीचे 10 से कम कर 90 कर दीजिए। अच्छा, तो नया रेशियो क्या हो गया, 48/90। अच्छा, पहले 0.5 था और अब 0.5 से डिफरेंट हो गया। तो क्या होता है, मोटा मोटी अगर हम बात करें तो रेशियो चार्ट्स आपको बताते हैं कि मेरा FMCG इस केस में निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, हो सकता है दोनों गिरे, मगर FMCG निफ्टी से कम गिरेगा, ये एक ड्रॉबैक है। तो आपसे मैं आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रही है। अच्छा, इसमें आपको पता चल रहा है कि मेरा पैसा कहाँ पे बेटर है, बेयर मार्केट में कहाँ कम गिरेगा और बुल मार्केट में कहाँ ज्यादा ऊपर जाए। अच्छा, ओके, अगर आपको एंट्री ढूंढनी है और आपको अच्छा टाइम चाहिए, कि ऐसा नहीं कि FMCG लेके बैठे हैं जी, कुछ हो नहीं रहा, सही टाइम पे जाना है, सही रेट पे घुसना है, उसके लिए फिर दूसरी टेक्निक्स आती है। अच्छा, इसमें मैं एडिटिव थ्योरी बहुत यूज करता हूँ। मुझे लगता है ह्यूमन काइंड के लिए बेस्ट नोन थ्योरी है टेक्निकल एनालिसिस में। इसके अलावा फिबोनाची, रिट्रेसमेंट्स, एक्सटेंशन सीरीज होते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल नाम की चीज होती है, ओके, उसमें TOC, वैल्यू एरिया, हाई वैल्यू एरिया, लो के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो करते हैं। और RSI कोर हमारा हमेशा चार्ट पे रहेगा, RSI के डाइवर्जेंस एक ही जाए। अच्छा, इनका कॉम्बिनेशन बना के हम कोशिश करते हैं एंट्री एग्जिट का टाइमिंग अच्छी हम फिगर आउट कर सकें। अच्छा, तो मोहक, जैसे आपने बोला कि यार हमने क्या करा था, टॉप और बॉटम पकड़ना सीख लिया था, तो सर जो कोविड आया था अभी, जो जिस सिचुएशन में हम लोग आए थे, या गोल्ड और सिल्वर में अभी इतना बड़ा मूव आया, क्रूड में इतना बड़ा मूव आया, तो क्या ये पकड़ा जा सकता था? बिल्कुल। ओके, थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे? जी बिल्कुल। आप कोविड की बात कर रहे थे जैसे, जी, तो कोविड आया था मार्च 2020 में। हम क्या करते हैं, रेशियोज बनाते हैं इंडेक्स के, तो हम बात कर रहे हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी। ओके, अब क्या हुआ था, कोविड के बाद फार्मा कंपनीज बहुत तेजी से ऊपर गई और निफ्टी भी ऊपर गया, इतना तेज नहीं गया मगर, तो रेशियो ऊपर भाग गया 15-20%। अब क्या हुआ था, कोविड आने के 6 महीने पहले से वो रेशियो में डाइवर्जेंस बननी शुरू हो गई थी। अगर आप देखेंगे, और आप मानिए, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट्स पे, अक्टूबर 2019, नवंबर 2019 में RSI नीचे की 30 पे और बुलिश डाइवर्जेंसी B2 टाइम फ्रेम पर। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि ये चार्ट ऊपर कल बनने वाला है। ओके, ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोविड मैनमेड था या किसी को पता प्री-प्लान था, हाँ, प्री-प्लान मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि फार्मा में बुल मार्केट आने वाली है, ये प्रिडिक्शन आप कर सकते थे 6 महीने पहले तक
क्या आपको पता था कि ये वाली कोविड वायरस आएगा जी, वायरल आएगा, क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकता था या कुछ और फंगस हो सकता, कुछ भी हो सकता था, हमें नहीं पता। हमें बस पता था कि फार्मा यहाँ पे निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, सिंपल प्लेन। और ऐसे हम बात करें जैसे अभी ईरान की लड़ाई हुई इस साल, लड़ाई होती है 25 फरवरी को आता। हाँ अब ऑयल का चार्ट खोलिए, ऑयल को गोल्ड से देखिए, ओके ठीक है। ऑयल टू गोल्ड के रेशियो चार्ट ने बुलिश डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम पे बनाई थी, कब? दिसंबर में। ओके जी, तो मैं दिसंबर में, अब मैं आपको ट्वीट्स भी दिखाऊंगा अपनी, मैं ट्विटर पे काफी एक्टिव रहता हूँ, मैं तब से वार्न कर रहा था कि ईरान में कभी भी लड़ाई हो सकती है, और मैं एडवाइस भी कर रहा था, मैं खुद भी पोजीशन था, हम अपने पोर्टफोलियोज को हेज करके बैठे थे, हम पूरा जनवरी हेज करके बैठे। अच्छा मैं आपको ये ड्रॉबैक बता रहा हूँ, जनवरी में लड़ाई हुई नहीं तो हम तो सोच रहे थे कि लड़ाई नहीं हो रही, पर लड़ाई होनी थी, बस जनवरी में नहीं फरवरी में हो गई थी। तो रेशियो चार्ट से आप टाइम ही नहीं पता कर सकते, रेशियो चार्ट में टाइमिंग के लिए नहीं है, बायस के लिए है, डायरेक्शनल बायस। और मैं आपको बताऊं, डायरेक्शन बायस आपका ठीक है तो 90% विक्ट्री आपकी होती है। आपकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हुई, नीचे और ऑफ हुए और बनाना वो चलता है बॉस, आपका होराइजन लंबा है, इट्स फाइन। डायरेक्शन गलत हुए तो सब। ओके ओके मैं आपको और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जैसे अभी पीएसयू में बुल मार्केट आई थी 2023 में, आप सिंपली पीएसयू डिवाइडेड बैंक निफ्टी लीजिए। पिछले 15 साल से पीएसयू बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बाद रही है कि नहीं? बड़ौदा बैंक, स्टेट बैंक कहाँ जा रही थी? और सब वहीं पड़े हुए हैं। 15 साल से, सन 2000 से नीचे गिर रहे हैं पीएसयू बैंक्स। उन्होंने मंथली चार्ट पे बुलिश डाइवर्जेंस बनाई 2021 में। तो 2021 में क्या हुआ? पीएसयू बैंक्स ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छा समय था कि हम अपने प्राइवेट बैंक्स का जो वो है, जो अपना ऑब्सेशन है, सब लोग क्रेजी मल्टीप्लिकेशन को छोड़ के ये भी देखिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या है, यूनियन बैंक में क्या है, पंजाब नेशनल में क्या है, क्योंकि ये सेक्टोरल जो शिफ्ट होता है ना, मनी रोटेट करता है सेक्टर ए से सेक्टर बी में, ये सबसे बड़ा एक आपका गेम है। अगर आप इसको क्रैक कर पा रहे हैं, ओके, उससे अच्छा एडवांटेज आपको कभी नहीं मिल सकता। स्टॉक मैटर नहीं करता, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आप सही सेक्टर में हैं, आपने उस सेक्टर का ईटीएफ भी ले लिया, तो क्यों स्मॉल कैप स्टॉक खरीदना है जिसमें आपको रिस्क इतनी सारी मिलेगी? ईटीएफ में रहिए, सही सेक्टर में रहिए, मगर हाँ आप ये तभी करिए जब आपके पास टाइम है ये सब करने का। अगर आप बहुत बिजी प्रोफेशनल हैं, आपके पास ये देखने का समय नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स एस्टे। तो सर हम अब इसको स्क्रीन पे देखें थोड़ा सा कि क्या हो रहा है रेशियो चार्ट्स के अंदर, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं और फिर हम स्क्रीन पे ओके गुरदीप, अब हम देखेंगे निफ्टी और गोल्ड का कंपैरिजन। अब देखिए, एक हमें याद रखना पड़ेगा रोज, जब भी आप दो चीज कंपेयर कर रहे हैं तो वो सेम करेंसी में होनी चाहिए। निफ्टी रुपीज में और गोल्ड डॉलर में नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप मेरा स्क्रीन देखिए ट्रेडिंग व्यू का, यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप करेंगे निफ्टी, ठीक है। रेशियो चार्ट बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन में कमांड टाइप करनी पड़ती है। हाँ जी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमें क्या कंपेयर करना है, निफ्टी कंपेयर करना है गोल्ड के अगेंस्ट। हम उसको कन्वर्ट करेंगे डॉलर में। तो डॉलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें एक चार्ट होता है यूएसडी आईएनआर, हाँ जी। जैसे ये वो होता है जो हम 94 93 के कहते हैं जिसको, तो हम इसको डिवाइड करें 94 93। उसके बाद हम इसको एक और डिवाइड करेंगे गोल्ड। अब देखिए, हमने निफ्टी को पहले डॉलर से डिवाइड किया, हाँ जी। सेम करेंसी लाए, और गोल्ड से डिवाइड किया। अब मैं ये कमांड डालने के बाद मैं मारूंगा एंटर, कुछ भी नहीं करना, सिंपल हाँ जी। एंटर। अब आप देखेंगे तो मेरा एक चार्ट बन के आ गया है यहाँ पे। ये राइट पे नंबर देखिए 0.05 0.1। इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम गोल्ड में 0.05 निफ्टी इन डॉलर टर्म्स बिकता है हमें, ओके। ठीक है। ये रेशियो चार्ट है। अब ये रेशियो देखिए गिर रहा है, 2024 से गिर रहा है, और ये रेशियो ने बॉटम बनाया मोटा मोटी ये मार्च में। तो क्या हुआ है, निफ्टी ने फ्लैट दिखा दिया आपको, निफ्टी फ्लैट हो गई है और गोल्ड ऊपर गया है पिछले साल, हाँ जी। इसीलिए ये रेशियो गिर रहा है। ओके, हाँ। तो अगर आप ये गिरते हुए रेशियो को प्ले करना चाहें तो इसका मैकेनिज्म ये रहेगा कि अब देखिए, आपको बेसिक चार्टिंग आनी चाहिए ये समझने के लिए। आप बनाइए कि देखो बस, जब भी मैं नीचे इस जोन में आता हूँ, इस ग्रीन डब्बे में, तो मैं ऊपर अब भाग जाता हूँ। एक ऐसी बॉक्स ऊपर बना दीजिए, जब भी मैं ऊपर वाले बॉक्स में आता हूँ तो रेशियो नीचे आ जाता है। आप देखिए 1990 से 2026 तक 35 इयर्स से ये जो रेशियो है ये फ्लैट है। मतलब हमारे जो पेरेंट्स के लिए निफ्टी बहुत कम था, मगर उनके लिए गोल्ड भी कम था। सही बात है। निफ्टी भी सस्ता था, गोल्ड भी सस्ता, दोनों ही सस्ते थे। अब दोनों महंगे हो गए, मगर उनका रेशियो सेम है 35 साल में। आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये। तो हम जो एब्सोल्यूट टर्म से बात करते हैं ना, वो एक मिथ होता है, क्योंकि पीछे से मनी प्रिंटिंग हो जा रही है, तो उससे सोना भी महंगा हो रहा है,
और निफ्टी भी महंगा हो रहा है, बट एक्चुअली कुछ महंगा नहीं हो रहा है। अब देखिए इसको खेलने का स्ट्रैटेजी क्या है। जब भी आप नीचे वाले ग्रीन बॉक्स में आइए तो आप सेक्टर शिफ्ट करिए अपने पोर्टफोलियो का। आप निफ्टी में ज्यादा इन्वेस्ट करिए, गोल्ड में कम करिए। अगर आप बैलेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं तो अगर आप 40-40 बनाते हैं, 40% गोल्ड 40% निफ्टी, तो क्यों ना गोल्ड 20% करके निफ्टी को 60 कर दिया जाए। ओके निफ्टी में एलोकेशन बढ़ा दी, क्योंकि नीचे निफ्टी सस्ती है गोल्ड के कंपैरिजन में। ओके अगर हम ऊपर के बॉक्स में आ गए तो ऊपर निफ्टी मैगी है और गोल्ड सस्ता। गोल्ड सस्ता है, तो Okay. गोल्ड में मूव हो गए। अब मैं आपसे पूछूं, 2002-2001 में हम इस एरिया में थे। मैं आपके एक बार थोड़ा सा एरो बना के दूं, यहाँ पे आप थे पिछले 3 साल से। देखिए क्या गोल्ड की बुल मार्केट प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट था? नहीं था डिफिकल्ट। नहीं था। 22-23 तो वो आपने तो ये बहुत ही डिकोड कर दिया सबके लिए, गोल्ड एंड सिल्वर और ये आपका निफ्टी के अंदर कब मूवमेंट करना है हमें। तो लोग ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं कि कब गोल्ड में जाना है, कब निफ्टी में जाना है। तो ये चार्ट तो बिल्कुल ही आपने सिंपल कर दिया सबके लिए कि कब। सिंपल। आप सोचिए ये जो रेशियो एनालिसिस है ना, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं। हम जैसे रिटेल लोग, छोटे लोग, हम ये काम नहीं करते। पर आप सोचे देखेंगे तो काम में कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस एक बार कंसेप्ट समझना है। एक बार समझ में आ गया तो दुनिया आपकी मुट्ठी में है। सही बात है जी। तो आप निफ्टी गोल्ड में आप आ सके, आप सोचिए सिल्वर भी करके देखते हैं तो यार क्यों ना। अब आप सेम आपको सिल्वर करना है तो ऊपर देखिए ये फॉर्मूला बना हुआ है। हम बस क्या करेंगे, गोल्ड को डिलीट करेंगे, बैकस्पेस, हमने टाइप किया सिल्वर और प्रेस किया एंटर। अब आप बताइए पिछले 35 इयर्स का रेशियो निफ्टी टू सिल्वर का। चांदी बाय करना बॉटम पर या टॉप पर, क्या मुश्किल है या आसान है? आप आपको चलो बहुत ही आसान है। इस समय तो बहुत ही क्लियर चीज समझ में आ रही है कि अब निफ्टी जो है आउट परफॉर्म कर सकता है। देखिए अगेन हमें प्रॉब्लम समझिए, हमें टाइमिंग नहीं पता। हाँ जी। ठीक है, यहाँ से मोटा मोटी निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा, बट ये भी हो सकता है कि नियर टर्म में हम वापस से डबल बॉटम बनाए, ट्रिपल बॉटम बनाए अगले 1-1.5 साल तक और फिर भागे। हाँ जी। रेशियो चार्ट की प्रॉब्लम ही यही है। जो मैं आपको ड्रॉबैक बताता हूँ, आपको डायरेक्शन में पता चल गई बट टाइमिंग नहीं पता चलती। अब देखिए 2001 में क्या, 2011 में क्या हुआ था, आप बॉटम या 2011 अप्रैल में आ गए, उसके बाद अक्टूबर हो गया जी, आप यहीं पे रहे। अगले साल तक जुलाई आ गया, आप यहीं पे हैं। आपका पंप आता है अप्रैल 2013 में। यहाँ पे जिसने बाई किया निफ्टी, उसको 1.5 साल वेट करना पड़ा। ओके। सोचिए, तो अगर आप आज निफ्टी बाय करें बोल के कि मेरा रेशियो तो भागना है, आपको उस पर 1 साल वेट करना पड़े। हाँ जी। कोई बड़ी बात नहीं है। मगर एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि आप सही साइड में बैठे हो। सही डायरेक्शन है आपकी, बिल्कुल सही आपका बात। बायस ठीक है। हाँ जी। और यदि आपको बिल्कुल बॉटम पे बाय करने का एक और मौका मिल जाए, लेट्स से डबल ट्रिपल बॉटम बनता है डाइवर्जेंस पे, तो सोने पे सुहागा है। लेकिन यहाँ पे पेशेंस भी बहुत जरूरी है ना। अगर जिस बंदे के पास में पेशेंस है वो सही है। मतलब यहाँ पे रेशियो चार्ट्स का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पे हमें टाइम का नहीं पता कि है ना टाइम कितना लगेगा। तो उसमें भी अगर मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। आपने रेशियो से डायरेक्शन बनाया, आपने इसको देख के मोड बना लिया कि चांदी और निफ्टी में आज के दिन में निफ्टी बेहतर है, हमें नहीं पता कब जाएगा। अब आप क्या कीजिए, बिल्कुल बेसिक टेक्निकल काम कीजिए, ऐसे ना ट्रेंड लाइन बनाइए, अच्छा। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए। ओके। जब वो ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट तो आई एम श्योर सब ट्रैक कर सकते हैं, ब्रेकआउट दे तब घुस जाइए। अच्छा। प्रॉब्लम क्या है, उसमें आप बिल्कुल बॉटम पे बाय नहीं कर रहे हैं। ओके। ब्रेकआउट आएगा तो ऑब्वियसली बात है रेशियो ऊपर चला चुका है, अच्छा। तो चांदी भाग चुकी है, तो थोड़ी भागी हुई चांदी में बाय करेंगे, मगर आप कॉन्फिडेंस से बाय करेंगे कि ये जो चांदी भाग रही है ना, ये वैसे actual bull market, हाँ ये फेक नहीं है। हाँ। तो आप देखिए, आप 2001 की बात कीजिए, यहाँ पे आप पूरे बॉटम पे बाय नहीं करते जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आप बाय करेंगे ये ग्रीन कैंडल पे, समझे जी। आप बाय किए थोड़ा सा ऊपर, मगर आपने जो बाय किया ना कॉन्फिडेंस से बाय किया। अगर आप सोचें कि यार ये अच्छी एंट्री नहीं है, अब मैं आपको बताऊं कि आपको इतनी लंबी जर्नी है, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आप जयपुर में बैठ रहे हैं, तो थोड़ा 200 किलोमीटर आगे बैठ रहे हैं, 1800 किलोमीटर की जर्नी। तो भी क्या प्रॉब्लम, तो भी क्या दिक्कत है उससे? तो भी बहुत अच्छा आपके पास में मूवमेंट है ऊपर का कैप्चर करने के लिए। आपके पास डायरेक्शन आपकी सही है बिल्कुल। तो आपने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है गोल्ड सिल्वर की जो है वो खत्म हो गई। अच्छा सर एक बात बताइए मोक जी, सिल्वर के अंदर जैसे बोल रहे थे 5 लाख जाएगा, 7 लाख जाएगा, और बहुत ही क्लियर काजू कतली जो होती है उस पर भी सिल्वर लगने वाला है। हर जगह पे सब बोल रहे हैं सिल्वर लगने वाला, सिल्वर की दाम बहुत ही ऊपर चले जाएंगे। ये चार्ट ने तो बिल्कुल ही पहले बता दिया था कि सिल्वर अब नीचे जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं अब सिल्वर
का टाइम खत्म हो रहा है एक तरह से, और निफ्टी का टाइम शुरू होने वाला है। हम यही बोल सकते हैं टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी ये कितना टाइम लेगा वो नहीं पता हमें। हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि अब हमें किस साइड बैठना चाहिए। तो ये हमें बहुत अच्छा इंसाइट दे रहा है। और कैसे हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल, आप जो अपनी बात कर रहे थे कोविड वाला, क्या वो आप एक्सप्लेन कर पाओगे इसके अंदर? जी, तो अब उसकी बात करेंगे। अभी हमने कंपेयर किया दो डिफरेंट असेट क्लास को। जी, एक प्रेशियस मेटल एक साइड है और एक साइड है इंडियन इक्विटी। ओके। अभी जैसे मैंने बताया आपको, इक्विटी में भी आप डिफरेंट कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जो मैं कंपैरिजन प्रैक्टिकली यूज करता हूँ, सबसे ज्यादा अपने सब्सक्राइबर्स को जो टिप्स देता हूँ, जो हमारी टेक्निक्स होती हैं मेरे आरए काम में, वो उसमें हम क्या करते हैं, इतने बड़े टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते। मंथली पे तो भाई बहुत टाइम निकल जाता है, हम काम करते हैं डेली पर। डेली उसमें हम क्या करेंगे, सेक्टर को कंपेयर करेंगे निफ्टी से, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ जी। तो जैसे हम उसमें, आप सेक्टर जब आप चार्ट बनाना चाहें तो उसके लिए आपको CNX को टाइप करना पड़ता है। CNX ओके। ये निफ्टी का एक मार्कर है। ओके। इसके आगे आप लिखेंगे फार्मा, तो आपको देखो क्या दिखेगा, निफ्टी फार्मा इंडेक्स। हाँ जी। फार्मा को हटा के अगर CNX IT लिखेंगे तो निफ्टी IT इंडेक्स। तो पहले टाइप कीजिए CNX। अब आपका कौन सा फेवरेट सेक्टर है, FMCG है जो, वो आगे इसके आगे लिखिए। तो हम पहले फार्मा की बात कर लेते हैं। हाँ जी। उसको हम डिवाइड करेंगे जी निफ्टी से। ये अपना चार्ट बनता है। देखिए 2003 के बाद नीचे गया, 2007 के बाद ऊपर गया, फिर नीचे ही गोल गोल घूम रहा है। अब मैं आपको मार्क करना चाहूंगा कि कोविड कहाँ आया था। ये रहा जी कोविड, जनवरी 2020 में। ओके। और कोविड के बाद आप देखिए, कोविड आते ही रेशियो ऊपर चला गया। तो हम क्या कहते हैं कि देखो कोविड आया, फार्मा कंपनीज ने कमाया पैसा, हाँ जी। तो उनकी कमाई हो गई तो रेशियो ऊपर चला गया। वाओ। बट आप समझिए, गेम पहले से वो हाँ। बन रहा था। क्या कोविड ने ये कैंडल कॉज की हाँ। या फिर कैंडल ने कोविड कॉज? हाँ। एक बार मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। हम क्या करते हैं, अगर आप में से आप शायद आप RSI जानते होंगे, हाँ जी। इंडिकेटर, ये मैं बहुत ऑफन यूज करता हूँ। इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। RSI का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब RSI प्राइस के साथ साथ चलती है, बट कभी कभी रेयर मोमेंट्स पर प्राइस और RSI अलग अलग चलते हैं। उस केस में हम कहते हैं कि RSI सच है, प्राइस मैनिपुलेटेड है और झूठ है। हाँ जी। और उसमें हम बोलते हैं कि डाइवर्जेंस है। तो अगर RSI और प्राइस अलग अलग हैं, तो प्राइस RSI को फॉलो करता है, मतलब आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि RSI को फॉलो करेगा जी। अब मैं जाऊंगा थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे, मंथली पे देखते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 2019 में क्या हो रहा था। आप फोकस कीजिए इस रेक्टेंगुलर जोन पे, प्राइस में। देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, ये रेशियो चार्ट है जो नीचे आ रहा है। हाँ जी। RSI ऊपर जा रहा ऊपर बन रही है, इसको हम बोलेंगे बुलिश डाइवर्जेंस। आप मेरे एरो मार्क्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए है ना। हाँ जी। वैसे आप देखिए कि बाद में और पहले, इस बॉक्स के पहले बाद में प्राइस और RSI साथ साथ चल रहा है। हाँ जी। सिर्फ यहाँ पे डाइवर्जेंस आई। और मैंने क्या बताया था आपको कि प्राइस झूठ है, RSI सच है। हाँ जी। तो इस पूरे ड्यूरेशन में, लेट्स से जुलाई 2019 में, हम कोविड से 9 महीने पहले बैठे हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंस है। यहाँ पे जो भी ये चार्ट पढ़ रहा है उसको पता है फार्मा में बुल मार्केट आएगी, आने वाला है। किस साल आएगी, किस महीने आएगी, किसी वो को नहीं पता है। किसी को नहीं पता बॉस। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेसिक सा एक ट्रेंड लाइन बनाइए, प्रीवियस स्टॉक्स को ब्रेक कीजिए, और जैसे ही वो ब्रेकआउट कैंडल दे, अभी तो मंथली पे मैं आपको 3 डे और हाफ वीक पे दिखाता हूँ। कहाँ गई मेरी ट्रेंड? देखिए ये ट्रेंड लाइन, ये जैसे ही मेरा ब्रेकआउट आया, ये मेरा ब्रेकआउट आता है मार्च 2020 में, और मार्च 2020 में कोविड आया था। बिल्कुल कोविड से ब्रेकआउट आता है। मगर आप मुझे बताइए, कोविड से तो ब्रेकआउट आया, मगर बॉटम पे बाय किसने किया? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मिस्ट्री है। तो सर आपने एक बहुत बड़ी मिस्ट्री एक तरह से सॉल्व करने की कोशिश की है। अब देखो हम कोविड के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन चार्ट में सब कुछ दिख रहा है। जी, चार्ट बोल रहा है, चार्ट चीख रहा है, मैं तो बोलूंगा, जहां पे साफ दिख रहा है कि हाँ यहाँ कुछ हो सकता है। अब ये नहीं पता कोविड आएगा, लेकिन ये लग रहा है कि हेल्थ सेक्टर में कुछ होने वाला है। एग्जैक्टली। ओके। अब मैं आपको एक और इंसाइट देता हूँ। कोविड की वैक्सीन कब आई है, कौन से महीने में आई है बताइए? आई थिंक मई या जून में। मई जून में तो टेस्टिंग चल रही थी। अमेरिका में सितंबर अक्टूबर तक आ गई थी वैक्सीन अमेरिका में। इंडिया में दिसंबर तक शुरू हो गई थी प्रोडक्शन, और जनवरी फरवरी में सिटीजन्स को लगनी शुरू लगना स्टार्ट हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये बियरिश डाइवर्जेंस दिख रही है आपको रेशियो चार्ट में? देखिए प्राइस ने बनाया हायर हाई, RSI ने बनाया लोअर हाई। कौन सा महीना है जी ये बताइए? सितंबर 2020। ओके।
जैसे ही वैक्सीन की खबर बाहर आती है और लोग तब बाय करते हैं कि अरे बताओ कौन सा फार्मा कंपनी खरीदे, हाँ जी, उसी टाइम पे फार्मा आउट परफॉर्मेंस खत्म, फार्मा का टॉप फार्मा का टॉप खत्म। फार्मा उसके बाद ऊपर गया, हाँ जी। मगर निफ्टी ने फार्मा को आउट परफॉर्म किया। यस, फार्मा से निकलने का टाइम था जब वैक्सीन की खबर आई, अब फार्मा में घुसने का टाइम था जब कोविड हुआ भी नहीं था। हाँ जी, तो अगर रेशियो चार्ट फॉलो कर रहे हैं आप, न्यूज आने से पहले घुसेंगे और जब न्यूज पीक पे होगी या कोई भी इमोशन पीक पे होगा, जैसे पेसिमिज्म पीक पे होता है तो हम बाय करते हैं, ऑप्टिमिज्म पीक पे होता है तो हम सेल करते हैं। इस केस में वैक्सीन आने के वक्त ऑप्टिमिज्म पीक पर था। क्लियर है, अनडिनाइबल प्रूफ कि फार्मा में टॉप बना है, रेशियो पे टॉप बना है, फार्मा की आउट परफॉर्मेंस खत्म हो गई है वैक्सीन की खबर आने से। उसके बाद क्या हुआ, वैक्सीन आती गई जी, वैक्सीन रोल आउट होता गया और फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया मार्च 2021 तक। उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है, पर अंडर परफॉर्मेंस देखिए चलती रही, 2022 तक चली, 2023 तक चली, चलता ही रहा। जिसने फार्मा कंपनी बेचने का टाइम था, गुड न्यूज। जबकि लोग उस टाइम पे घुस रहे थे, एंटर हो रहे थे उस टाइम पे फार्मा में, क्योंकि फार्मा चल रहा था उस टाइम पे, तो जबकि टाइम था निकलने का। तो ये तो आपने बहुत बड़ा एक जैसे बोलते हैं ना मिस्ट्री, वो सॉल्व कर दी है चार्ट्स के अंदर। चार्ट सच में बोलते हैं आज सही में साबित हो रहा है ये चीज। और दूसरा आपने डायरेक्शन की भी एक बहुत बड़ी चीज बता दी, आरएसआई डाइवर्जेंस जो आपने एक्सप्लेन किया, तो आप यहाँ से डाइवर्जेंस का भी आइडिया ले सकते हो। सर आरएसआई डाइवर्जेंस के कुछ 2-3 एग्जाम्पल और आप थोड़ा इजी वे में समझाओगे ताकि सब लोगों को और एक्सप्लेन हो जाए। देखिए ये तो रेशियो चार्ट हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने। हम कोई भी चार्ट बोल सकते हैं। आरएसआई एक इंडिकेटर है, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसे हमारी गाड़ी का इंजन होता है, हाँ जी, हम गाड़ी तेज चलाते हैं तो इंजन गर्म होता है, गाड़ी रोकते हैं तो इंजन ठंडा होता है। आप मान लीजिए गाड़ी का ये इंजन का गर्मी का मीटर है, अगर प्राइस बहुत दौड़ता है ना तो आरएसआई ऊपर जाने लगती है, मैक्सिमम जाती है 100 तक क्योंकि वो एक इंडेक्स है, हाँ जी, और नीचे मिनिमम जाती है 0 तक। ओके, तो कोई चीज बहुत भाग रही होती है अपर सर्किट तो आरएसआई 90s पहुंच जाती है, ओके, लोअर सर्किट्स पे आरएसआई 10-12 पहुंच जाती है। तो आरएसआई बेसिकली एक इंडिकेटर है ओवर सोल्ड और ओवर बॉट रीडिंग्स का। ठीक है, अभी हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने मान लीजिए एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। ठीक है, ये इसका मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है, देखिए ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है, मंथली टाइम फ्रेम। अब मैंने आरएसआई को इनेबल किया, आपको आरएसआई ऐसी दिखेगी, ये नीचे आरएसआई है स्क्रीन के और ऊपर है प्राइस। ओके, ठीक है, अब आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा अगर ट्रैक करूं तो देखिए 2020 से बाद की बात करेंगे, ये आरएसआई ऊपर जाती है, आरएसआई नीचे जाती है, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे जाता है, वैसी प्राइस। अब देखिए आरएसआई और प्राइस साथ में हैंड इन हैंड मूव कर रहे हैं, इन टैंडम, क्योंकि जो आरएसआई की जो मैथमेटिक्स है उसके पीछे वो प्राइस से डिराइव है। लास्ट 14 कैंडल का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो जरूरत नहीं है समझने की, बट आरएसआई प्राइस से ही बनती है। ओके, तो वो फॉलो करती है, सिंपल सी बात है। बट एक्सट्रीम पर, एक्सट्रीम टॉप पर, एक्सट्रीम बॉटम पे फॉलो नहीं करती। ओके, आरएसआई फॉलो नहीं करती जी। प्राइस को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, प्राइस में जबरदस्ती हायर हाई क्रिएट किया जाता है ताकि इल्यूजन हो कि हम जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब आप देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी देखिए क्या होता है, थोड़ा सा मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाऊं, या चलिए उसी पे रहते हैं। ये देखिए एचडीएफसी बैंक का, ये देखिए ये है दिसंबर 2025 का मंथली कैंडल। क्या मेरा प्राइस ने हायर हाई बनाया? क्लोजिंग बेसिस पे बात करेंगे, बिल्कुल। यहाँ पे क्लोजिंग ये है और अगले कैंडल पे क्लोजिंग थोड़ी ऊपर है जी, हायर हाई है ना। हाँ जी, तो जब जुलाई 2025 और दिसंबर 2025 6 महीने का गैप है, हायर हाई बनाया। हाँ जी, आरएसआई देखिए बहुत ही क्लियर आपको दिख रही है, लोअर हाई। इसका मतलब था कि ये जो हायर हाई था ये था फेक था, ये था गलत, मैनिपुलेटेड। आप जो वर्ड यूज करना चाहें करें, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। सो हमने भी देखा कि एचडीएफसी ने जब 2026 में जनवरी में हायर हाई बनाया, आरएसआई ने नहीं बनाया, उसके बाद क्या हुआ देखिए, इतना बड़ा फॉल आता है एचडीएफसी में, और सिर्फ यहाँ पर नहीं आता, पूरी मार्केट में आता है। तो मैं तो एचडीएफसी ऐसे ही टॉप ऑफ द माइंड उठा लिया। आरएसआई का ब्यूटी ये है कि आप कोई भी कंट्री का कोई भी चार्ट एनालाइज कर सकते हैं। यदि मैं आपको थाईलैंड की रियल एस्टेट कंपनी दो तो आप गुड भी बोलेंगे कि अरे मुझे क्या पता, फाइनेंशियल बताओ उसके। मैं बोलूंगा ना बताओ, नाम बताओ, उसकी आरएसआई दिखाओ, क्या है, क्या डाइवर्जेंस है। अच्छा, रियल टूल है मतलब एक तरह से। आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है कंपनी के फाइनेंशियल समझने में। देखिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ,
मैंने एमबीए फाइनेंस किया है इंडिया के ऑलमोस्ट टॉप 3 बी स्कूल से। खूब एनालिटिक्स अपनी जॉब में यूज किया है। हाँ जी। टेक्निकली मैंने गोल्डमैन सैक्स में कुछ टाइम काम किया है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो मेरा तो कोर है कंपनी के वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल समझना। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक चीज सीखी है, वो चीज बताऊं आपको क्या है? जी जरूर। कि फाइनेंशियल्स मैटर नहीं करते। ओके। अब आप समझ रहे हो कि गोल्डमैन सेक जो जिसमें काम किया जिन्होंने, वो खुद बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल्स मैटर नहीं करते। फंडामेंटल्स में ये नहीं कह रहा कि खराब है सही है, लेकिन हम उसके अंदर इतना डीप जा नहीं सकते। अगर मैं सही वर्ड यूज करूं, देखो मैटर करेंगे, लेकिन मैटर वो तब करेंगे जब आप उसके अंदर तक डीप जा सको। जब हमें उतनी नॉलेज नहीं है, इतनी चीज हमें पब्लिकली पॉसिबल ही नहीं है कि उसको आप गैदर कर पाओ, तो ये चार्ट सब कुछ बोल रहा है आपके सामने। चार्ट सब कुछ बोल रहा है। अभी हमने एचडीएफसी बैंक देखा है, अभी हमने देखा है यूएसडी आईएनआर देखा, उसके साथ में अभी हम देख रहे हैं, आगे भी अब देखते हैं कि सर अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपकी यूएस ईरान की वॉर है, तो क्या ये भी प्रेडिक्टेबल थी? क्या इसमें भी कुछ ऐसा हो रहा था जो आप देख सको कि हाँ यार मिडिल ईस्ट में कुछ होने वाला है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप होमवर्क करके आए हैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है। थैंक यू। तो हम ऑयल का चार्ट देखेंगे, क्योंकि वॉर से क्या इम्पैक्ट होता है। ऑयल, वो भी मिडिल ईस्टर्न वॉर में तो ऑयल ही चलता है। हाँ जी। तो यदि आपको कभी मिडिल ईस्ट एस्केलेशन फोरकास्ट करना है तो आप फटाफट से ऑयल देखिए। ये ऑयल का चार्ट है जी। ठीक है, देखिए 2020-21 में बहुत ऊपर गया था, उसके बाद सो रहा था ऑयल, इतने टाइम तक सोता रहा, और ईरान वॉर आती है और आपका ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है। ठीक है, तो आप देखिए, हम फोकस करेंगे यहाँ पर इस एरिया में। इन 2 पॉइंट्स को देखिए, ये 2 पॉइंट हैं, इसको हम चार्ट लैंग्वेज में बोलते हैं डबल बॉटम। जी जी, ये पिछला सपोर्ट था, आप इसको पीछे भी खींच सकते हैं। तो ये एक डबल बॉटम है। और मैं यदि यहाँ पे आरएसए आपको दिखाऊं, तो आप ये मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, प्राइस ने बनाया लोअर लो, आप देखेंगे लोअर एक कि ऊपर का थोड़ा सा ऊपर है, हाँ जी। मतलब माइनर है थोड़ा सा, पता चलता है। हाँ जी। टेक्निकली माइनर भी चलेगा। प्राइस ने बनाया लोअर, आरएसआई ने बनाया हायर। बहुत ही क्लियर डाइवर्जेंस है। आप देखिए यहाँ पर भी सेम है, वीकली टाइम फ्रेम पर भी आपको सेम चीज दिखेगी। इसका क्या मतलब है? ये कब बनी डाइवर्जेंस? दिसंबर में बनी जी। वो लड़ाई होती है ऑलमोस्ट मार्च, मान लीजिए मार्च में, हाँ। 2 महीने बाद लड़ाई होती है। तो क्या हुआ इस पूरे ड्यूरेशन में? मई से लेकर दिसंबर तक हुई एक्यूमुलेशन। हाँ जी। क्या कुछ लोग हैं जिनको पता था ईरान वॉर, क्या उन्होंने ही कॉज किया वॉर? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। हाँ जी। जिसको भी पता था कि कुछ होने वाला है, हो सकता है कि कुछ लीक्ड इन्फॉर्मेशन हो, या हो सकता है जो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रही है कंपनीज वो ही हो, मुझे नहीं पता कौन है जी। हाँ जी। जो भी है, एक्यूमुलेशन ऐसी ही होती है। एक्यूमुलेशन भी डबल बॉटम्स बनते हैं। आरएसआई एग्जॉशन दिखाता है और बुलिश डाइवर्जेंस बनाता है। यूजुअली एक्यूमुलेशन के बाद न्यूज आती है, और ठीक उसका उल्टा आप देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे टॉप पर क्या होता है। आपकी लड़ाई पीक पर जाती है, आपका आरएसआई लोअर हाई बनाता है, आपका प्राइस हायर हाई बनाता है। ये देखिए, देखिए टॉप पर अप्रैल 6 को लड़ाई पीक पर थी, सब कह रहे थे ये तो न्यूक्लियर जाएगी, ये तो बहुत एस्केलेट होगी। आपका ऑयल चार्ट कह रहा था कि भाई मैं तो डाइवर्जेंट हूँ। बिल्कुल। क्या हुआ डाइवर्जेंस के बाद? ऑयल गिरा, एक रिट्रेसमेंट दी, उसके बाद आगे ना बॉटम बन गई ना। बिल्कुल सही बात है। सही बात है नहीं? बिल्कुल। चार्ट ने पहले ही बोल दिया सब कुछ। मैं दोबारा बोलूंगा कि चार्ट बोल रहा था, सच में चार्ट बोल रहा था। सीजफायर का खबर कब आता है बताएं मुझे? सीजफायर का खबर आता है यहाँ पर। हाँ जी। सीजफायर आते आते आपका चार्ट ऑलरेडी 105 से 87 आ चुका था। मतलब जिसने नीचे खरीदा वो बेच चुका था, और यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया उसने 85 से ऑलमोस्ट 75 शॉर्ट किया। बस, तो मेजर गेन तो हो गया है पहले ही, सही बात दोनों साइड। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है बताइए मुझे। यहाँ पर डाइवर्जेंस बनना है। एक और डाइवर्जेंस बन रही है, और अभी तो सीजफायर की बातें चल रही है मोहित। हाँ जी। तो क्या ये सीजफायर रियल है? होगी सीजफायर? बताइए। अभी तक तो नहीं लगता ऐसा। नहीं, पर न्यूज चैनल्स को तो लगता है, पर चार्ट को तो नहीं लग रहा है कि चार्ट तो इसके अंदर कुछ अलग ही चार्ट बोल तो रहा कुछ और ही बोल रहा है इसमें। अब आने वाला टाइम बताएगा क्या होता है, लेकिन देखिए ये कंसेप्ट आई ओपनिंग है। मैंने टेक्निकल्स यूज करना क्यों स्टार्ट किया? जब मैंने शुरू किया था, मैं आपको सही बताऊंगा, मेरे को लगता था क्या गार्बेज है, लाइनें बनाने से क्या होता है। अगर आप लाइनें अपना ब्रेन यूज करके बनाएंगे, सही जगह पर सही टेक्निक यूज करेंगे, तो ये लाइंस आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करती है। बिल्कुल। आप ये रियलाइज करेंगे कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है न्यूज चैनल से, सोशल मीडिया से, काफी हद तक फैब्रिकेटेड होती है वो।
क्या कौन करता है फैब्रिकेट हमें नहीं पता, मगर होती है चार्ट एब्सोल्यूट ट्रूथ है। मेरी पोजीशंस और मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो पोजीशन सिर्फ चार्ट के बेसिस पे है। तो आपने 3 बड़े इवेंट हमने अभी मोहक सर ने दिखाए, जहां पे हमने यूएस ईरान वॉर को देखा, भाई किसके हिसाब से देखा, कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल है उसके हिसाब से देखा। उसके बाद हमने गोल्ड एंड सिल्वर को देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि कोविड जैसी सिचुएशन थी, उसके अंदर हमने देखा कि कैसी सिचुएशन जो बनी हुई थी, फार्मा का चार्ट हमें क्या बोल रहा था। अब सर और क्या आप एड ऑन करना चाहोगे इसके अंदर, और डेप्थ कैसे जा सकते हैं आप? जो इन्फ्लेशन के साथ में हम देखना चाहते हैं निफ्टी का चार्ट, जो निफ्टी ने अभी तक कितना रिटर्न दिया है, थोड़ा उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसकी के अंदर? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 आइडियाज देना चाहूंगा। हाँ जी। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है तो प्लीज बेयर विद मी थोड़ा सा। Sure. ठीक है, हम सबसे पहले निफ्टी बाय करते हैं रुपीस में। ओके। बट आपको पता है रुपी के क्या हाल चल रहे हैं। हाँ जी। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक एफआईआई निफ्टी को कैसे देखता है। Okay. एक एफआईआई रुपीस में बाय नहीं करता निफ्टी, नहीं सेल करता है, वो करता है डॉलर में। ओके। तो हम एफआईआई अगर चार्ट देखेगा डॉलर में तो वो निफ्टी ना देख के निफ्टी डिवाइडेड बाय USD यूएसडी आईएनआर देखेगा। सिंपल सा, मैं निफ्टी बाय यूएसडी आईएनआर कमांड डाला, एंटर मारा जी, उसको ये दिखेगा चार्ट। अब आप देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने तो डबल बॉटम बनाया है यहाँ पर 2025 के लो पे। हाँ जी। यूएसडी आईएनआर क्या किया, डिप्रिशिएट कर रही है ना। हाँ जी। तो एक फॉरेनर के लिए निफ्टी $300 थी, अब तो $250 है। ठीक है, तो एक मेरी टेक्निक ये रहती है कि मैं यूएसडी आईएनआर वाला रेशो चार्ट यूज करता हूँ, और जब वो रेशो चार्ट इस मैसिव सपोर्ट पर पहुंचा, ये था जब लड़ाई पीक पर थी, निफ्टी था 22,200, और मैं काफी उस दिन काफी मैंने बड़ी बाइंग करवाई थी अपने सब्सक्राइबर्स को, यहाँ बिल्कुल बॉटम पे, एब्सोल्यूट बॉटम पे 22,222 2222 पे बाइंग करवाई थी। मैं आपको उसका सीक्रेट आज रिवील कर रहा हूँ आपके सामने। हाँ जी। निफ्टी बाय डॉलर रेशियो चार्ट ने कप एंड हैंडल ब्रेकआउट रीटेस्ट किया, ओके। और हमने देखा लड़ाई पीक पर है। हमेशा बाइंग तब करनी चाहिए जब आप बाय ना करना चाहें। ओके। जब दुनिया डरी हुई हो पूरी तरीके से। देखिए, बाइंग शुड नेवर फील कंफर्टेबल, यू शुड बाय व्हेन एवरीबॉडी एल्स इज पेनफुल। वो बोलते हैं ना, सेलिंग शुड नॉट बी फील कंफर्टेबल। आप सेल कर रहे हो और आपको अच्छा लगे दिल को, नहीं, सेल करने में दुख होना चाहिए कि 2 और ऊपर जाएगा, तो आप सही सेल कर रहे हैं। चल, एनीवे, आप जब ये रीटेस्ट कर रहे थे तो आप देखिए निफ्टी को मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाओ, निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया था जी, बताइए। यहाँ पे हाँ, लो बनाई थी डेली टाइम, बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट बन रहा है। तो क्या 22,000 निफ्टी से 24,000 निफ्टी को गेम खेला जा सकता था? बिल्कुल सही है। अच्छा, 22,000 का आपने बाय किया, अब आप सोच रहे हैं कि मैं कब सेल करूं। 23,000 आ गया जी, 23.5 आ गया, तो आप थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए और मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे एक और डाइवर्जेंस बनी? प्राइस ने बनाया हायर हाई, आरएसआई ने बनाया इक्वल टॉप, इसको लोअर हाई भी बोले। हाँ जी। हो बनते ही धड़ाम नीचे, रेशो गया ना नीचे। बट ये तो हो गया जी आरएसआई। अभी आरएसआई को साइड में भी रखें, निफ्टी टू यूएसडी आईएनआर ने हमें बताया कि 22,200 बड़ा अच्छा लेवल है। हाँ जी। तो आप, मैं तो क्या कह रहा हूँ कि रेशियो चार्ट पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं निफ्टी के। निफ्टी के आप सोचिए, देखिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी पे नहीं खोज रहे, आप निफ्टी बाय डॉलर पे खोज रहे हैं, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं कि किस लेवल पे आके मेरे एफआईआई बाइंग करेंगे। हाँ उसके जी। लिए आपको एफआईआई का चार्ट खोलना पड़ेगा, हाँ कि नहीं? हाँ जी। तो आप एफआईआई का चार्ट खोलिए। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, पिछले साल में कैसे टॉप्स फोरकास्ट करा था। अगेन मैं आपको सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ, गुरदीप, किसी को नहीं बता रहा। हाँ जी। बेसिक सी ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको? कहाँ कनेक्शन है? चलो एक कनेक्शन तो टॉप पे आया, दूसरा आता है जून 25 में, चलो इससे ट्रेंड लाइन बनी। हाँ जी। अक्टूबर 25, नवंबर 25, दिसंबर 25, या बना फरवरी 26। ये सारे आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। हाँ जी। आप कभी भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं कर पाए। अगर आप निफ्टी पे देखेंगे, आप ये ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते। ये ट्रेंड लाइन सिर्फ रेशियो पे बनेगी, और कितना ब्यूटीफुली काम किया है। जो एफआईएस चार्ट देखते हैं, मोहक सर ने आज हमें वो सीक्रेट दे दिया है। अब इस वीडियो को प्लीज शेयर मत करना किसी से, क्योंकि ये आप तक ही रखना, क्योंकि ये ना सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है हमें। तो मोहक सर, इसको हम और कैसे डीप में जा सकते हैं कि इसके साथ अगर हम और कुछ देख सकते हैं जो हमें समझ में आए? ये तो आपने बिल्कुल ही अलग लेवल का इंसाइट दे दिया है कि आंखें बिल्कुल खुल गई हैं। तो अब और इसके अंदर कैसे हम जा सकते हैं? आपने एफआईएस की इंसाइट्स हमें दे दी है। देखिए, ये तो हो गया निफ्टी बाय डॉलर। अभी हम कहते हैं कि देखिए महंगाई भी है, महंगाई होती है तो हर चीज बढ़ती जाती है, निफ्टी भी ऊपर जाता है। अब देखिए वेनेजुएला में बड़ी महंगाई थी तो उनका स्टॉक मार्केट कहाँ ऊपर चली गई, मगर एक्चुअली गई नहीं गई ना। तो हम एक कंसेप्ट यूज करेंगे, नॉमिनल और रियल। आप सुनते हैं जो जीडीपी प्रिंट आती है 2 टाइप की आती है। नॉमिनल मतलब रुपए में कितना जीडीपी ग्रोथ आया,
मान लीजिए वो 10% आया, पर उसमें से मेरा पिछले साल से आज इस साल में 4% तो महंगा हो गया सब कुछ, तो महंगाई 4% थी, इन्फ्लेशन 4% आई, तो रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी आई 10 माइनस और इज इक्वल टू 6। तो मेरी इंडिया की कंपनी 6% ग्रो करी, महंगाई 4% थी, तो मेरा टोटल इन ग्रोथ हो गई 10%। इसको नॉमिनल और रियल ऐसा कहलाता है। अभी हम निफ्टी जब मेजर करते हैं तो रुपीज में मेजर करते हैं और उसको कहेंगे नॉमिनल निफ्टी। क्यों ना हम निफ्टी को डॉलर रियल में मेजर करें ओके, कि निफ्टी एक्चुअली रियल टर्म्स में कितना ग्रो कर रही है। सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और लेयर ऐड करूंगा इस चार्ट पर। हमने निफ्टी बाय डॉलर तो देखा, मैं इसको एक और डिवीजन मारूंगा इन्फ्लेशन से। इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, सीपीआई। Okay. आपने सुना होगा ये सीपीआई, यूनाइटेड स्टेट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब मैं यूएस की सीपीआई से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूएस करेंसी एडजस्टर मारा था, तो इंडिया से नहीं करेंगे, यूएस से करेंगे। अब आप ये देखिए, तो मेरा चार्ट और चेंज हो गया। आपको ये आसपास भी लग रहा है निफ्टी के चार्ट से, जो आप जिससे आप फेमस हैं, जो आपको दिखता है रोज? नहीं, ये है ही नहीं निफ्टी का चार्ट। ये पता है क्या है? निफ्टी का रियल चार्ट। रियल चार्ट है। ये है एक्चुअल निफ्टी, क्योंकि मैंने इससे इंडिया का करेंसी डिफ्लेटर हटा दिया है और इन्फ्लेशन इम्पैक्ट हटा दिया है। ये चार्ट बता रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी, आप मैं सारी कंपनीज मिलके जो स्टॉक मार्केट में एफिशिएंसी ग्रोथ दे रही है या फ्यूचर प्रोजेक्ट में ग्रोथ दे रही है, उसका पिछले 25 साल में क्या मूवमेंट है। आपको क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। आप उसके पहले देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। एक्चुअली बहुत कुछ हुआ था 2003-2008 के बीच में। 2003 से 2008 में आप 7x हुए थे, हाँ जी। और 2008 के बाद आप फ्लैट हो गए। फ्लैट तो क्या हो गए, मतलब बहुत ही खराब है ये। अब 2008 में ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस में गिरे, थोड़ा सा ऊपर आइए, और अभी आप वहीं पे रिटेस्ट कर रहे हैं मोटा मोटी। सही बात है। तो बेसिकली आप पिछले 15-18 साल से कंसोलिडेट कर रहे हैं। आप वही 2007 वाले लेवल पे हूँ, 2008 वाले लेवल पे। हाँ जी, आप 2007 वाले लेवल पे, आप 20 साल से ऑलमोस्ट 20 साल से almost, हाँ। अब ये देख के आप बड़े अपसेट हो सकते हैं हाँ जी। कि ये तो गलत है जी, हम तो बहुत बिलीवर हैं मल्टी बैगर में। हाँ जी। पर आपके सारे मल्टी बैगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड और डॉलर एडजस्टेड में कुछ भी नहीं है। निफ्टी ने कोई मल्टी बैगिंग नहीं किया। हाँ, पॉकेट्स ऑफ ग्रोथ हैं, कुछ स्टॉक्स ने 10x 100x दिया है, बट इंडेक्स ग्रोथ नहीं है। इसका एक और पहलू समझिए, जब भी ऐसे लंबे लंबे कंसोलिडेशन आते हैं, उनका एक दिन ब्रेकआउट भी आता है। जी बिल्कुल। और जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये कुछ आगे कुछ बड़ा धमाका होने की पॉसिबिलिटीज हैं। सो मेरा ये मानना है कि जो मोदी सरकार ने पिछले इतने सालों में काम किया है, एनसीएलटी में जो लाए हैं, जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कट्स हुए हैं, उनका इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा। आज आप देखिए टियर 1 सिटीज में इतनी ग्रोथ है, कॉर्पोरेट ग्रोथ है, वो सब अभी बडिंग कॉर्पोरेट्स हैं। उनमें से जो बेस्ट कॉर्पोरेट्स हैं वो बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, अपना मोट बनाएंगे। उनको मैच्योरिटी होने में 7-8-10 साल लगते हैं। तो जो उन्होंने लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी बिल्ड की है, लॉज दा, उसमें 10 साल बाद आपको बहुत इम्पैक्ट दिखेगा, और वो इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट में दिखेगा, मगर अभी नहीं। उसके रिजल्ट्स देखने को आपको आगे मिलेंगे, लेकिन टाइमिंग का नहीं पता वो कब होगा। जो देखिए, मैंने इस पे एक ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड बनाई है। हाँ। इसको जितने समय नीचे रहना है रहने दीजिए, मैटर ही नहीं करता, ब्रेकआउट होने दीजिए इसको। कुछ नहीं करना, आपको बस चुपचाप बैठना है। और अगर आपको अल्ट्रा बुलिश पोजीशन बनानी है, ये एक बहुत बड़ा कपल हैंडल पैटर्न बन रहा है। हाँ जी। कभी तो बनेगा, 2033 में ब्रेकआउट दे, 35 में दे, आपसे 10 साल बाद दे, who knows, कभी तो देगा। वो ब्रेकआउट ट्रैक कीजिए मंथली, क्वार्टरली टाइम फ्रेम में, और वो ब्रेकआउट वैसा होगा जो चांदी का ब्रेकआउट है। चांदी ने क्या किया था? 40 साल कंसोलिडेट किया। हाँ। आपने देखा 2 साल में क्या हाँ, हो गया? बिल्कुल। 40 साल कंसोलिडेशन के बाद 2 साल में 3 गुना 4x हो गया। ठीक उसी तरीके से जितना लंबा कंसोलिडेशन ये आप देख रहे हैं ना 20 साल का, उतना ही लंबा। वो बड़ी बात नहीं है। 4 साल में निफ्टी आपको ट्रिपल कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा पहले हो चुका है, 2001 से 2008 में हो चुका है। अच्छा, उसके पहले क्या होता था? 2008-3 से पहले कंसोलिडेशन। हाँ जी। हमारे पास हिस्ट्री नहीं है इसकी। एक बार देखो, अगर मैं सेंसेक्स कहूंगा तो मुझे हिस्ट्री मिल जाएगी। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको सेंसेक्स पे दिखा देता हूँ, उसमें ज्यादा हिस्ट्री है। देखिए, ये सेंसेक्स है जी। और सेंसेक्स ने 2003 से 1983 20 साल कंसोलिडेट किया, और फिर 7x हो गया, वाओ। और अभी आप वापस से 20 साल कंसोलिडेट कर रहे हैं। आप
आप अपना गियर शिफ्ट करने को रेडी है, बस अभी गाड़ी धीरे चल रही है। ओके, सो मोहित, हमने अभी देखा है कि सेंसेक्स पिछले 20 साल से फ्लैट है। इल्यूजन है कि वो ऊपर गया है, पर ऊपर नहीं गया है। रियल टर्म्स में वन मूवमेंट नहीं है इंडिया में, और हो सकता है कि इंडिया की अंडर परफॉर्मेंस अभी कुछ टाइम चलती रहे। तो हमें क्या चाहिए? एक रीसेट चाहिए। जब भी एक पिवट आता है चार्ट्स में, रियल चार्ट्स में, वो एक बड़े क्राइसिस से आता है। मेरे पास जिस पैसा है, मैं लार्ज कैप में डालूं, मिड कैप में डालूं या स्मॉल कैप में डालूं, पहले डिसीजन तो वहां पे आता है। हाँ जी। ठीक है, अगर आपने वो डिसीजन सही ले लिया, अगर आपने स्मॉल कैप में सही टाइम पे लगाया, तो आपको सच बताऊं, फर्क नहीं पड़ता आप क्या स्मॉल कैप ले रहे हैं। ओके। इनफैक्ट आप स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड ले लीजिए, वो सबसे अच्छा है। एक फंड मैनेजर बॉदर करेगा सारी फाइनेंशियल पीएनएल पढ़ लेना, आप क्यों पढ़े? आप क्यों स्टॉक, आपको क्यों टेंशन लेनी? तो पहला आप इंडेक्स चूज करेंगे। नाउ लेट्स से आप कैश पे बैठे हैं, और हम अब देखेंगे रेशियो चार्ट्स ऑफ इंडेक्स बाय इंडेक्स। हाँ जी। ओके। जैसे हम ये अपने सेक्टर्स की बात की थी, हाँ जी। अब हम बात करेंगे मिड कैप बाय निफ्टी, स्मॉल कैप बाय निफ्टी। ठीक है, मिड कैप, इसको बोलेंगे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स। इसको हम डिवाइड करेंगे CNX 500, निफ्टी 500। अब मैं मारूंगा एंटर, और ये देखिए, ये तो रेशियो भाग गया जी। 2020 में रेशियो था 1.7, अब है 2.7। इसका मतलब ये हुआ कि मिड कैप इंडेक्स ने ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म किया है। पता चला। और ये तो आपको मुझे पता ही है, हाँ जी। इसमें नई बात क्या है? बताओ, क्या कुछ मिड कैप इंडेक्स भाग कोई बड़ी बात? बिल्कुल। मगर अब आप देखिए, अब हम करेंगे बेसिक सी चार्ट एनालिसिस। तो मैं एक चैनल बनाऊंगा इस पर, मैं पिछले टॉक्स को करूंगा ज्वाइन। ओके। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि हाँ बिल्कुल टॉप पे जाके खड़ा हो गया, और ये हम टॉप पे बैठे हैं। और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ले रहा है। यस। और अब देखिए, जब बॉटम अपना 2009 में बना था, तो चैनल नहीं था। 2013 में तो चैनल था, जी बाय कर सकते थे। जी। कोविड में 3-4 महीने, 1 साल के लिए हम चैनल से नीचे गए, बट हमने ब्रेकडाउन कंफर्म नहीं किया। जी। अब वापस चैनल में आके ऊपर खा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं करूंगा RSI को इनेबल। ओके। ये RSI तो बताता है रिवर्सल। अब मैं आऊंगा मंथली टाइम फ्रेम पर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जब कोविड हुआ था, तो मेरे प्राइस और RSI ने जो बिहेवियर किया था, हम उसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। ये है मेरा कोविड का बॉटम। हाँ जी। और आप देखिए, RSI ने बनाया हायर लो, प्राइस ने बनाया लोअर लो। लो। ये वही फार्मा वाली कहानी है। हाँ जी। कोविड सेम के पहले फार्मा ने बनाया था ना जो पैटर्न, वो मिड कैप ने बनाया। अभी क्या हो रहा है जी? अभी मेरा प्राइस बना रहा है हायर हाई, RSI बना रही है लोअर हाई। फॉलो आ रहा है। तो जो कोविड में हुआ, जो रीजन से मिड कैप इंडेक्स भागा, वो रीजन था बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक उसका पोलर ऑपोजिट, जिसको बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, वो अभी हो रहा है। ओके। ठीक है, तो मैं इससे क्या हिंट लूंगा? मैं इससे ये हिंट लूंगा कि अभी मिड कैप में बहुत फ्रॉथ है, बहुत झाग है, और उसकी सफाई होनी जरूरी है। जरूरी है। हमें लगता है कि अभी मार्केट फ्लैट रही है इतनी, पर ऐसा नहीं है। अभी भी मिड कैप में बहुत सारी कंपनीज, BSE, हाँ जी। बहुत सारी कंपनी बहुत ऊपर है। हाँ जी। तो कौन सी कंपनी गिरेगी मुझे नहीं पता। हाँ। मैं तो इंडेक्स को इंडेक्स से कंपेयर किया है, बड़ा सिंपल सा स्टडी। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास एक ऑप्शन होगा इन्वेस्टमेंट का, या पैसा निकालना होगा, हम ऐसे इंडेक्स बनाएंगे। हम स्मॉल कैप को भी कंपेयर करेंगे, ओके। हम मिड कैप को भी कंपेयर करेंगे, निफ्टी 5 और निफ्टी को भी कंपेयर करेंगे। उनमें से जो विनर होगा, हम उस इंडेक्स पे रहेंगे। ओके। जैसे अगर मिड कैप विनर है तो मिड कैप इंडेक्स में है। अब मिड कैप इंडेक्स में क्या कंपनी लेंगे, वो एक अलग क्वेश्चन है। एक्चुअली वो मैटर भी नहीं करता। मैं आपको बागा बाबू की बात करूंगा। मिड कैप इंडेक्स आपने डिसीजन लिया मिड कैप में रहने का, 90% विक्ट्री तो वही है। वहीं पे हो गया। सही टाइम पर सही सेक्टर में रहना ही आधी विक्ट्री है। हाँ जी। जी। अभी उसका उल्टा हो रहा है। अब मैं आपको सेम कंपैरिजन दिखाता हूँ जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बात कर रहा था PSU बैंक्स का। हाँ जी। ये हो गया निफ्टी PSU बैंक बाय निफ्टी 500। अब आप मुझे बताइए, या इसको हम निफ्टी पे भी देख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब यहाँ पे हमने बॉटम बनाया तो बुलिश डाइवर्जेंस थी, बिल्कुल। PSU बैंक इतने समय से गिर रही थी। हाँ जी। 15 साल से PSU बैंक रिलेटिवली गिर रही है। रिवर्सल कब आता है? डाइवर्जेंस के बाद। डाइवर्जेंस के बाद में। क्या अभी डाइवर्जेंस है? बिल्कुल है।
अभी RSI ने भी हायर हाई बनाया है, प्राइस ने भी हायर है बनाया, तो भी एक गुंजाइश है कि एक और हायर हाई बनाए, बन सकता है। हाँ जी। है ना। अभी एक्चुअली डाइवर्जेंस नहीं है, अभी नहीं। डाइवर्जेंस बनने के लिए हमारे प्राइस को हायर हाई बनाना होगा, हाँ जी। एक ऊपर ऐसे, और हमारी RSI को लोअर हाई बनाना पड़ेगा। बट मैं ये कहूंगा कि डाइवर्जेंस बनने की सामग्री तैयार है। हाँ। देखिए RSI ने इतना बड़ा पीक बनाया है, 78 तो भी 78 बहुत ज्यादा होती है, अब 78 क्रॉस करना डिफिकल्ट है बॉस। बिल्कुल सही बात तो है। नेक्स्ट टाइम एक हायर है बनेगा रेशियो में, प्रोबेबली हम 70 तक आएंगे, डाइवर्जेंट हो जाएगा और PSU बैंक का टॉप। टॉप बन जाएगा। तो अगर आपने PSU बैंक बाय करने का डिसीजन लिया है तो मैटर नहीं करता आप कौन सी PSU बैंक है, सबकी सभी गई थी। जब पूरा सैलाब आता है तो सारी नौकाएं बहती। सही बात है। सही। तो अभी इससे और किससे हम कंपेयर कर सकते हैं? ये आपने PSU बैंक से बताया, अब हम और निफ्टी 500 को और किससे कंपेयर करना चाहिए अभी हमें? देखिए अभी जैसे हमने PSU बैंक इंडेक्स देखा, अब मैं एक हायरार्की बनाता हूँ, मेरे पास 9 इंडेक्स हैं, मैं उनको गुड, बैड और न्यूट्रल में 3 कैटेगरी में बनाऊं। हाँ जी। ठीक है, तो हर समय पे मेरे पास एक पर्सनल हायरार्की होती है। जो इंडेक्स मुझे सबसे अच्छा दिखता है रेशियोज पर, वो टॉप 3 में आता है, सबसे बुरे बॉटम 3 में आता है। तो रूल क्या है, टॉप 3 में रहना है, बॉटम 3 में नहीं रहना है। न्यूट्रल वाले इंडेक्सेस में हम स्टॉक स्पेसिफिक डिसीजन लेते हैं, हाँ जी। क्योंकि उसमें हम कहते हैं सेक्टर इतना मैटर नहीं कर रहा। ओके। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इसको ऐसे यूज कीजिए, आप बिल्कुल फिक्सेट मत होइए कि ये नंबर 1 है नंबर 2 है, बल्कि टॉप 3 और बॉटम 3 डिसाइड कीजिए। अपने पोर्टफोलियोज को टॉप 3 में रखिए और हर 6 महीने में एक शिफ्ट अप्लाई कीजिए, क्योंकि यूजुअली ऐसी मूवमेंट्स 6-6, 8-8 महीने की रहती है। आप सही टाइम पे सही सेक्टर में 6 महीना है तो वो मोर देन इनफ है। हम सारे सेक्टर्स देख सकते हैं आज। हम जैसे इस रेशियो को हम निफ्टी 500 को रखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, हम न्यूमरेटर में कुछ भी डाल सकते हैं, हम FMCG भी डाल सकते हैं आप चाहें तो। अब देखिए FMCG कितना अंडर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कब कर रहा था FMCG? यहाँ पर किया था। अभी तो बहुत अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। अब हम RSI को वापस इनेबल करेंगे। RSI में अभी कोई डाइवर्जेंस नहीं है, अभी कोई डाइवर्जेंस टेक्निकली अभी FMCG मेरा टॉप में नहीं होगा, पर ये मंथली टाइम फ्रेम है, इसको मैं प्रैक्टिकली यूज नहीं करता। प्रैक्टिकली फॉर शॉर्ट टर्म आई यूज वीकली, ठीक है, पर वीकली टाइम को होते डाइवर्जेंट दिख जाती है। तो करंटली मेरा FMCG इज वन ऑफ माय टॉप 3। FMCG में कोई बात नहीं कर रहा आज दुनिया में, FMCG कोई रीजन नहीं है, क्यों बात करेंगे, बोरिंग सेक्टर है। बट आप जानिए डिफेंसिव सेक्टर भी है। सही बात है। जब दुनिया की बैंड बजती है तो FMCG में पावर आती है। हाँ जी, करेक्ट। आप ऐसे कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं किसी को भी किसी से। मैंने आपको मिड कैप और स्मॉल कैप दिखाया, क्यों ना आप मिड कैप बाय स्मॉल कैप करें। हाँ जी। देखिए आप इसमें सोचें कि यार मैं किसी को भी किसी से कंपेयर कैसे करूं, ये तो नॉनसेंस है, पर नॉनसेंस नहीं है। दोनों फाइनेंशियल एसेट्स हैं, हाँ जी। दोनों डेली मूव कर रहे हैं, दोनों में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसी लॉजिक से आप आराम से मिड कैप बाय स्मॉल कैप करिए। यदि आपके पास चॉइस है कि मैं किस म्यूचुअल फंड में जाऊं, आज मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो मैं कहूंगा कि ये रेशियो चार्ट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, फेक ब्रेकआउट दिया है, और मैं इस अपने प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे आ चुका हूँ। ये फेक ब्रेकआउट दिया, लाल कैंडल आती है और मैं नीचे आ जाता हूँ, ये बड़ा बियरिश इंडिकेटर है। ओके, समझ रहे? हाँ जी। तो मैं इस चार्ट को ऐसे एनालाइज करूंगा कि ये चार्ट काफी बेरिश है। बेरिश है, हाँ जी। इसका मतलब क्या रह सकता है कि मिड कैप अंडर परफॉर्म कर सकता है स्मॉल कैप को कुछ टाइम तक। और कहां तक मेरा गैस ये रहेगा कि जो अगला सपोर्ट बनेगा वो यहाँ पे बेसिक ट्रेंड लाइन पे बनेगा। ओके जी, तो अगर मुझे इन दोनों में चॉइस करनी हो तो मैं स्मॉल कैप प्रेफर करूंगा। हाँ जी। और शायद डाइवर्जेंस भी बना रहा होगा, आई थिंक सो। डाइवर्जेंस ऊपर बनाया था वो, अब देखिए ना क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर RSI ने लोअर बना हुआ है और क्राइस रे बहुत ही क्लियर हायर बनाया, तभी तो टॉप बना। देखिए हर टॉप और बॉटम डाइवर्जेंस के साथ बनता है, ये रूल है। RSI उसके बिना रिवर्सल करता ही है। हाँ जी। तो ये बहुत ही मैक्रो टॉप मुझे रिस्क रेशियो में दिख रहा है। तो आप ऐसे किसी से भी किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम है और तो आप क्या कीजिए, स्टॉक्स पे चले जाइए। हाँ जी। जैसे मान लीजिए आपने बैंक निफ्टी चूज किया कि मेरे को बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है। सो मोहित जी, मैं एसेंशियली ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि मिड कैप इस वक्त वो ही हिंट्स दे रहा है जो कोविड में उसके ऑपोजिट हिंट दे रहा था, मतलब अभी बेरिश हिंट दे रहा है। ओके, इट्स मे बी अ गुड टाइम टू स्टे कॉशियस।
ये मैं आपको कहना चाहूंगा इस वक्त रेशियो एनालिसिस के जरिए। ओके। तो आज हमने सर के साथ भी देखा कि कैसे हमें रेशियो एनालिसिस करना चाहिए। अब आप इसका एक फ्रेमवर्क चाहते हो पूरा कि कैसे एसेट क्लास के बाद कौन सी कंट्री के बाद कौन सा आपके पास सेक्टर जाना चाहिए, सेक्टर के बाद हम स्टॉक्स तक भी जा सकते हैं। तो पूरे एक कंप्लीट अगर फ्रेमवर्क चाहते हो तो हम पार्ट 2 करिए। पार्ट 2 के लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है ये पार्ट 2 चाहिए, वो सर के साथ में तो आपको जरूर बहुत जल्दी मिलेगा। और सबसे पहले ध्यान रखना सर का जो प्रोफाइल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो सर को भी प्यार दो, हमें भी प्यार दो। और पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट सेक्शन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।